आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने 3 भारतीय मार दिए और हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिर ट्रंप के हाथ में वो कौन सी कमजोर रग है जिसके चलते विश्व गुरु का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हैं। और समानांतर तौर पर भाजपा क्या कर रही है? लोकतंत्र को तार तार कर रही है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हारती हैं और उनके 19 लोकसभा सांसद जो हैं अब वो भाजपा की गोद में बैठने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात, साम दाम दंड भेद उससे काम किया जा रहा है। और मीनाक्षी नटराजन जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जी हां, जिनकी याचिका को, चुनाव लड़ने की याचिका को बगैर उन्हें समय दिए चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था, और जब आज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सुनने से मना कर दिया है। कहा हाईकोर्ट जाइए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में क्या होगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तब तक 6 साल गुजर जाएंगे और मीनाक्षी नटराजन को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जब सही चुनौती आती है तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। 3 भारतीय मार दिए, प्रधानमंत्री खामोश, विदेश मंत्री खामोश। और ऐसा नहीं कि विदेश मंत्री बोल नहीं रहे हैं, वो कई मंचों पर अपनी बात रख रहे हैं, मगर इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। और दूसरी तरफ यहां भारत के अंदर विपक्ष को तार तार किया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों हमलावर हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इस बारे में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई, और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल पाएं। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें ना हिम्मत है और ना ताकत। अखिलेश यादव ने भी ताना मारा कि आपने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया, क्योंकि आप ट्रंप के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। सुनिए क्या हुआ। विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया, और जब नहीं बन पा रहे हैं तो सोचिए आपको अमेरिका से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह देते हैं वो भारत स्वीकार कर लेता है। सोचो, हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा देश है बाजार के मामले में। हम ये नहीं कहते आबादी के मामले में, बाजार के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश है हमारा। मगर दूसरी तरफ यहां दिल्ली में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मीनाक्षी नटराजन की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेतहाशा उम्मीदें थीं। विवेक तनखा और अभिषेक मनु सिंह भी उनकी पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाईकोर्ट जाइए, चुनाव आयोग जाइए। अरे भाई, चुनाव आयोग ने ही तो यह सारा कमाल किया है। सीधा सा सवाल, परिमल नाथवानी, उनकी याचिका में भी कई खामियां थी, उन्हें मौका मिला, 24 घंटे मिले, मगर मीनाक्षी नटराजन को वो तक नहीं मिला। आज मीनाक्षी नटराजन क्या कह रही है मैं चाहता हूं आप सुने। वो कह रही है कि मेरी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, मेरी नाराजगी चुनाव आयोग से है, मगर आप जानते हैं उनके दिल में क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सेटबैक जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है
कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। और दूसरी तरफ यहां दिल्ली में बवाल हुआ दोस्तों। सबसे पहले वो मंजर देखिए जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पुलिस के साथ टकराते हैं। देखिए हाथ छोड़ो, आप आओ, हाथ छोड़ो, मैं उतरूंगा, हाथ छोड़ो, पहले हाथ छोड़ो, मैं उतरूंगा, आप हाथ छोड़ो पहले, मैं उतरूंगा, ऐसा नहीं करोगे आप, मैं उतरूंगा ना, ये तरीका ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये तरीका ठीक छोड़ो, आप छोड़ो पहले, ऐसे ये तरीका ठीक, ये तरीका हाथ सारे विधायकों को बिठाओ ना, हम जाना चाहते हैं, तो आप ये खोलोगे तो आएंगे, बिठाओ ना, हमारे ऑफिस के सामने ही जाना है, दीदी आ रही है, खोलो, ये खोलो आप, मैं उतर रहा हूँ भाई, ऐसे मत करो, मैंने लड़े थे गोरों से, मोदी तेरी तानाशाही, कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है इस अत्याचार के खिलाफ। इंतजार कीजिए, मैं बात करूंगा बंगाल की भी। अब देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उनकी धरपकड़ सड़क पर कर रही है, देखा जाए। चलो भैया, और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में दरअसल हुआ क्या, कैसे मीनाक्षी नटराजन को जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। गौर फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नामांकन पत्र खारिज होने को चुनौती आमतौर पर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नामांकन खारिज करना पहली नजर में स्पष्ट रूप से गलत था या खुले तौर पर गैर कानूनी भी लगे, तब भी वो अनुच्छेद 32 के तहत कोई विशेष छूट नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अनुच्छेद 329 भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, इसलिए अदालतें चुनाव के बीच में दखल देने के लिए अलग अलग श्रेणियां नहीं बना सकती। कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत पहले भी कई बार फैसलों में अपनाया जा चुका है, जिसकी शुरुआत एनपी पोन्नुस्वामी मामले में हुई थी। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि याचिकाकर्ता के सभी अधिकार और दलीलें चुनाव याचिका में उठाई जा सकती हैं और इस आदेश में की गई टिप्पणियां उस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगी। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा क्योंकि यह गजब का मास्टर स्ट्रोक है। मगर मीनाक्षी नटराजन के साथ जो नाइंसाफी हुई है और सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी वो भी धूमिल हो गई। मगर अब जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, आपको मेरे इन अल्फाज से स्पष्ट हो जाएगा। गौर फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करनी चाहिए। ऐसी याचिका पर फैसला आने के कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं, फिर उसके बाद अपील भी होगी।
तब तक तो राज्यसभा का कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग शायद यह कहकर हाथ खड़े कर ले कि मामला कोर्ट में विचाराधीन यानी सब जुडिस है। कुल मिलाकर इसका मतलब यह हुआ कि कोई रिटर्निंग ऑफिसर पहली नजर में मनमाने तरीके से किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा दे और उसके खिलाफ तुरंत कोई प्रभावी कानूनी उपाय भी ना हो। मैंने क्या कहा दोस्तों आपको? मैंने यही तो बताया आपको। चुनाव आयोग का एक छोटा अधिकारी विपक्ष के खिलाफ कुछ भी कर सकता है और यहां कोई जवाबदेही नहीं है। और दूसरी तरफ कोलकाता में क्या हो रहा है? पवन खेरा ने दोस्तों एक वीडियो पेश किया है। मैं चाहता हूं पूरे स्क्रीन पर वीडियो देखिए। बताया जा रहा है, पवन खेरा का यह दावा है कि यहां पर ईवीएम्स जल रहे हैं। एक एक्सीडेंट हुआ और इस इमारत के अंदर ईवीएम्स थे। पवन खेरा इस आग पर सवाल कर रहे हैं। विपक्ष का सवाल है, ईवीएम्स जल रहे हैं जिनका इस्तेमाल चुनावों में हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? यह कैसा इत्तेफाक है कि जिन ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ, कम से कम जो दावा यहां पवन खेरा कर रहे हैं, वो जल गए। आप समझ रहे हैं दोस्तों? और यह कहां हो रहा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पवन खेरा यहां दावा कर रहे हैं 4000 ईवीएम्स जल गए। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वाकई इस इमारत में ईवीएम्स हैं और ये जल गए तो कैसे जल जाता है साहब? आग कैसे लग जाती है? कैसे लग जाती है? ममता बनर्जी चुनाव हारते हैं, ईवीएम्स जलने लगते हैं। उसके बाद उनके 19 सांसद जो हैं, बाकायदा साहब ये लिस्ट जारी हो गई है। देखिए, इस लिस्ट में दस्तखत हैं तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के, जो अब भाजपा के साथ मिलने जा रहे हैं, जो भाजपा का साथ देने जा रहे हैं। इसमें यूसुफ पठान और कई मुस्लिम सांसद भी हैं। इसमें वो तमाम सांसद हैं जिन्हें भाजपा देश विरोधी, मुस्लिम परस्त और न जाने क्या क्या बतलाती थी। आज ये लोग बेशर्मी से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कीर्ति आजाद, जो अभी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, बाय द वे शत्रुघ्न सिन्हा भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि पहले खबर आई थी कि वो भी उन 19-20 सांसदों में शामिल हैं, मगर अब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुझ पर बहुत एहसान है, लिहाजा मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर पहले सुनिए कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है, धमकाया जा रहा है तमाम सांसदों को, और उस धमकी के चलते वो लोग दस्तखत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है, भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो कहाँ पर रहा था, फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उससे साइन किया है। 2 लोग और हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई, वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है। शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई, रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई। तो यह अलग अलग है, और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है, मुझे मालूम है। उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। प्रकाश बारीक भी जो जिसने रिजाइन किया वो भी निशिकांत के घर के बाहर से। अब निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन, उसके पास काफ़ी पैसा है, मैं जानता हूँ उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है। मास्टर है वो, नेहरू को बहुत प्यार करता है। तो वो सारी चीजें तो सामने आ ही रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए, तो ये तो मालूम है बीजेपी का खेल है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है यार, ये तो बताओ। अब मैं चाहूंगा आप सुने क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से या ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर बड़ा प्रश्न, वो इतने दिनों तक खामोश क्यों थे। सुनिए क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। नमस्कार, आपको ज्यादा पता होगा तृणमूल कांग्रेस में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक हो जाने की संभावना है।
ये सब आपको पता होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत फर्मली, स्ट्रांगली सुख दुख का साथी हूं लोगों का, और खासकर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने अभिषेक बैनर्जी की बात की और कहा कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग बागी ग्रुप में जा रहे हैं। ये तथाकथित बागी ग्रुप में जा रहे हैं, उनके जाने के बहुत सारे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग शायद प्रलोभन की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग किसी डर और भय की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग हो सकता है एजेंसीज के दबाव की वजह से जा रहे हों, ईडी, सीबीआई या कुछ लोगों का अपना केस हो सकता है या अपने कारनामे होंगे जिनका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसकी वजह से जा रहे हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी जा रहे हैं। मुझे फिलहाल उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने ही हैं, और अपने ही हैं तो दोस्त हैं, अपने सहयोगी रहे, अपने कलीग्स रहे। और जहां तक मैं कलीग्स की बात करता हूं, तो मुझे पता है कि मैं पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आपने अभिषेक बैनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। इस बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का एक बयान जो है वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो हालात हैं ना उस पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अभिषेक बैनर्जी से नहीं जुड़ना चाहता हूं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी मेरी नहीं सुनते, मैं 40 साल से वकालत कर रहा हूं और मैं उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता। उनका बयान सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। I have been informed in the morning today by my son that around 12:30 instruction has come that Mr. Oyan Bhattacharya will appear, I will not appear. Very good. I am not appeared. And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. This is the reason. इस पर सवाल पूछा गया कीर्ति आजाद से, तो कीर्ति आजाद ने कहा कि वो इमोशनल आदमी है, मगर वो हमेशा ममता का साथ देंगे। मगर हकीकत ये भी है दोस्तों, मगर इतनी बड़ी तादाद में लोग भाजपा की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम सांसद भी शामिल हैं, या तो इनकी कोई कमजोर रग है भाजपा के हाथ में, या फिर वाकई ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऐसा क्या माहौल था और बार बार अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी क्या नफरत टीएमसी के सांसदों में है अभिषेक बनर्जी को लेकर, यह भी अपने आप में वाजिब मुद्दा है जिसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। जो भी है, क्या ममता बनर्जी इसके बाद राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएंगी? क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में शामिल नहीं हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पर चर्चा थी, कई पत्रकार इस पर बयानात दे रहे थे, कई डिजिटल पत्रकार भी इस पर शोज कर रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने सोचा जब तक यह बात कंफर्म ना हो जाए तब तक उस पर कोई बयान ना दिया जाए। और अब
कांग्रेस से लेकर टीएमसी सब कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है और हर गुजरते दिन के साथ भाजपा इस देश के आंतरिक लोकतंत्र का मानो मजाक बना रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।